A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we will start the physics of first year, the first lecture. That one is the introduction to the physics. The name of the chapter is Scope of Physics, and the first topic that we are going to discuss, science. Before to know what the physics is, we should know what is the science. Basically, it is the knowledge. It is the knowledge. It is the knowledge which is acquired by observations and experiments. डियर स्टूडेंट्स, जब हम साइंस की बात कर रहे हैं, जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे वर्ड लिखी है, इट इज द नॉलेज विच इज अक्वायर्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. सो ये देखिए, एट द वेरी बिगनिंग, जैसे ही इंसान की इब्तिदाई अल्लाह रब्बे करीम ने उसकी फितरत में एक चीज रखी है, ऑलवेज ईगर टू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड इट. वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो जानना चाहता है अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, नेचर के बारे में, उसके अराउंड जो चीजें हैं उसके बारे में. तो रिमेंबर वन थिंग कि जब बात आ रही है कॉन्सेप्ट्स की, और हमेशा दो सवाल जहन में आते हैं, व्हाट एंड हाउ. ये क्या है और ये कैसे हुआ. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम. तो इंसान की फितरत इसी जवाब की तलाश में वो हमेशा क्या करता रहता है, रिसर्च कर रहा था, सोच रहा होता है. उसके हवाले से, इसी लिहाज से साइंस के हवाले से 15th सेंचुरी में ऑलमोस्ट एक जो है वर्ड है, ग्रीक वर्ड, कुछ इस तरह से लिखा जाता है. ये जो वर्ड आपके सामने मैंने लिखा है, बेसिकली दिस वन इज अ ग्रीक वर्ड है, जिसको प्रोनाउंस जो हम करते हैं वो है फेसी. ये जो वर्ड आपके सामने ग्रीक लैंग्वेज का लिखा गया है, और इसको हम पढ़ते, ये जो ग्रीक वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, फेसी. और इस वर्ड का मतलब जो है वो होता है नेचर. सो रिमेंबर वन थिंग, ये जो शुरू से मैंने आपसे कहा कि व्हाट हैपेंड अराउंड हिम, इसको जो जानने की जो कोशिश थी, यानी नेचर के बारे में और इस पूरी यूनिवर्स के बारे में, क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये वर्ड जो है 15th सेंचुरी के अंदर इसमें ग्रीक लैंग्वेज में इसको फेसी कहा गया, और इसका मतलब क्या है, नेचर. तो दैट मीन्स साइंस इज अबाउट नेचर, साइंस इज अबाउट द यूनिवर्स, साइंस इज अबाउट द रीजंस, science is the answer how and what is happening around we people. तो यहां से नेचर की बात जब आई तो इस पे रिसर्च होती रही, और इसमें हमारे पास आ गया नेचुरल फिलोसॉफी. स्टूडेंट्स, when we talk about the natural philosophy, आपको पता है फिलॉसफी वर्ड जो है दैट मीन्स लव टू द विजडम. जब वर्ड फिलॉसफी का मतलब है लव टू द विजडम, जो सोच से काम ले, जो हमें गौर और फिक्र करने पे मजबूर करे. फिलॉसफी, नेचुरल फिलॉसफी, व्हेन वी थिंक अबाउट द नेचर, व्हेन वी थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग अराउंड इट, दैट इज नोन एज साइंस. सो बेसिकली नेचुरल फिलॉसफी, यू मे से द नेचर, the knowledge about the nature is known as the science. और ये कैसे हुआ, यहां पे मैंने दो वर्ड्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं
मैं माउंटेन पे देखता हूं या हिल पे देखता हूं, वहां से पानी जो है वो नीचे आ रहा है, लेट सपोज ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और उसी माउंटेन के ऊपर से पानी फिर से मैंने देखा, ऊपर से पानी फेंका गया, अगर वो वहां से ऊपर से साउथ की तरफ भी जा सकता है, वो यहां से ईस्ट की तरफ भी जा सकता है, यहां पे वेस्ट की तरफ, किसी भी डायरेक्शन में पानी जो है फ्लो कर रहा है। लेकिन एक बात तो हमारी ऑब्जर्वेशन में आई, एक ऑब्जर्वेशन में आ गया कि इट ऑलवेज कम फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, इट ऑलवेज फ्लो इन दैट वे। कभी भी आपने ये नहीं देखा कि इट्स कमिंग फ्रॉम द डाउन लेवल टू अप लेवल, इस तरह से नहीं होता विदाउट एनी फोर्स। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो आपने देखा ये जो आपने ऑब्जर्व किया कि इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम हाई लेवल टू डाउन लेवल, इट ऑलवेज फ्लो। अब इसी वाटर को अगर मैं किसी लेबोरेटरी के अंदर मैं जहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, मैंने क्या किया, इस पानी को लिया, एक ट्यूब ले ली, उस ट्यूब के अंदर पानी डाला और उसको किसी पाइप में से जब मैं इस तरह से गुजारता हूँ, जब यहाँ से इस एंड से गुजारता हूँ तो यहाँ से तो मूव करते हुए यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे अगर पानी डालने की मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से अप नहीं हो रहा। इसका मतलब है दैट वन इज माई एक्सपेरिमेंट। सो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे साइंस की डेफिनेशन में लिखा था ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो साइंस के अंदर बेसिकली क्या है, हर वो नॉलेज जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से मालूम की जाए उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो बेसिकली द साइंस इज अबाउट द नेचर। तो यहां पे साइंस जो वर्ड है वो दैट कम्स फ्रॉम साइंसिया, दैट्स आल्सो ग्रीक वर्ड, और साइंसिया का मतलब क्या होता है, नॉलेज। साइंसिया का क्या मतलब होता है, नॉलेज। दैट मीन्स ऐसी नॉलेज, ऐसी सिस्टमेटिक नॉलेज, ऐसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो कि हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से मिले, उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। सो यू मे से इन अदर वर्ड्स, साइंस की डेफिनेशन में अगर एक चीज और आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि इट इज अ systematic knowledge. It is a systematic knowledge about the stuff of which universe is made. It means whatever you look around you, the total knowledge about that one is known as science. Or you may say in other simple words, organized knowledge is known as science. So beta, ये जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की बात की है, दैट मीन्स देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ मेथड, जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। एक मेथड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन है आपके पास, हाइपोथेसिस है आपके पास, एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी है, लॉ है। तो इन चीजों के बाद जो है, गुजारने के बाद जो नॉलेज होती है उसको हम वेरीफाई करने के बाद क्या कहते हैं, उसको साइंस कहते हैं। तो बेटा आफ्टर दैट जैसे जैसे रिसर्च होती गई और इंसान के पास ज्यादा से ज्यादा जब नॉलेज आने लगी, तो उसको इजी वे में उसके अप्रोच के लिए दैट वाज सब डिवाइडेड इनटू द टू क्लासेस। वन इज physical sciences and the second was biological sciences. That means at the initial stage the science was subdivided into the two categories. One is known as physical sciences, other one is biological sciences. So जब आप physical sciences की बात करते हैं, physical sciences की बात करते हैं, the science related to non-living things
is called physical sciences, and the second one was biological sciences. नाम से ही जाहिर है द साइंस concerned with living objects is known as biological sciences. मेरा ख्याल आपको समझ में आ गई कि इनिशियली साइंस को दो कैटेगरीज में किया गया, फिजिकल साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज. फिजिकल साइंसेज की जब हम बात कर रहे हैं तो द साइंस रिलेटेड टू द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द फिजिकल साइंसेज, एंड जब बायोलॉजिकल साइंसेज की बात करें द साइंस रिलेटेड विद द लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज बायोलॉजिकल साइंसेज. तो इसी तरह से साइंस बेसिकली से इन सब बातों से एक बात तो जाहिर हो गई, इट मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज. It's a human nature to relate the happenings around it. It is certain logics होते हैं. The knowledge is connected further and become organized. We use the knowledge to predict, modify, and control phenomena. This is known as the science. दोबारा से सुने. The knowledge which is connected further and become organized, the knowledge which is used to predict, modify with a control phenomena, this is known as the science. So after the science आपने देखा इसमें हमने physical sciences की बात की तो इसकी different branches थी, जिस तरह से जैसे chemistry है, जिस तरह से physics है, जिस तरह से astronomy है, जिस तरह से जियोफिजिक्स है, ये सारी इसकी डिफरेंट ब्रांचेस थी. अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है तो वी शुड हैव टू गो थ्रू द फिजिक्स. इसी तरह से आप हम अपने सब्जेक्ट की तरफ जब हम आ रहे हैं साइंस के बाद, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फिजिक्स की डेफिनेशन की तरफ हम जाएंगे, जो आप मैट्रिक में तो लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं. फिजिक्स क्या है? फिजिक्स डियर स्टूडेंट्स, जनरली आपने एक बात तो पढ़ी थी कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद मैटर. इट इज अ branch of science which deals with matter, energy and interaction between them. हमें पता है कि ये तो हम सब ने ही अच्छे तरीके से रटी हुई होती है, सबको पता होता है कि फिजिक्स के हाल से बेसिकली फिजिक्स अगर वन वर्ड डेफिनेशन की तरफ जाए तो नॉलेज अबाउट एनर्जी. अगर वन वर्ड डेफिनेशन की तरफ जाए तो एनर्जी के बारे में जो नॉलेज होती है उसको कहते हैं एनर्जी इज रिलेटेड टू द मैटर. दैट मीन्स अब हम यहां पे आए क्योंकि हम साइंस से रिलेटेड है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस, दैट मीन्स इट्स कंसर्न विद द नेचर. तो नेचुरल फिनोमेना जो है उसके बारे में जो लॉज हैं, उन लॉज के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. सो अगर आप थोड़ी सी और डिटेल डेफिनेशन की तरफ जाएं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, फिजिक्स इज द branch of science
Physics is the branch of the science which treats of laws, which treats laws and properties, which treats laws and properties of matter and force, of matter and force, matter and force। अभी भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करें तो आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी आप अपने सराउंडिंग में जहां पे भी देखेंगे आपको फिजिक्स नजर आएगी। यू नो, हम बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं स्काई ब्लू क्या है, क्यों है, इसका आंसर साइंस फिजिक्स देती है। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, आपको फीवर, टेम्परेचर आपका चेक करें, थर्मामीटर यूज कर रहा है फिजिक्स से। आप अपने रूम में बड़ी लग्जरियस तरह से आप रेस्ट कर रहे हैं, एयर कंडीशनर चल रहा है, फिजिक्स से। तो आप अपनी सराउंडिंग में, ये मेरी जो आवाज आप तक पहुंच रही है, साउंड, फिजिक्स है। आपको कुछ नजर नहीं आता, आई साइट के लिए आप ये जो लेंसेज यूज करते हैं, फिजिक्स है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चले जाएं, ये जो आप एलईडी, मूवीज, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी मीडिया आपके पास, खास करके मोबाइल, ये सारी ये चीजें क्या है, फिजिक्स। तो फिजिक्स एक बहुत ही वाइटल रोल है हमारी लाइफ में। सो आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है बेसिकली इज मोर कंसर्न विद आवर फिजिकल लाइफ विच वी आर हैविंग इन दिस वर्ल्ड। अब उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें, एक और कॉन्सेप्ट में आपको देना चाह रहा था कि फिजिक्स जो थी उसके कुछ मजीद जो है दो ब्रांचेस के हवाले से हम बात करें। फिजिक्स के हवाले से पहले शुरू में फिजिक्स के बारे में इसको क्लासिफाई किया गया था दो मेन ब्रांचेस में। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स की हम बात करें तो एक तो आपके पास एक क्लासिकल और ओल्ड फिजिक्स। स्टूडेंट्स, ये जो पीरियड था ये प्री 1890 से पहले का जो ड्यूरेशन है, उसमें जो फिजिक्स में जितनी रिसर्च हुई, जो लॉज थे, जो थ्योरीज थी, जो कॉन्सेप्ट थे, जो आइडियाज थे, इन सब को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल और ओल्ड फिजिक्स कहते हैं। क्योंकि बेसिकली दैट वाज डिपेंडिंग ऑन द न्यूटन्स रिसर्च मेनली, दैट्स आल्सो नोन एज द न्यूटनियन फिजिक्स। और उसके अलावा सेकंड जो आपके पास है, ये आपके पास मॉडर्न फिजिक्स, जिसको अब हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, ये जो आपके पास जो है वो आफ्टर 1890 के बाद, आपको याद होगा कि आपने कुछ बुक में इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि 1890 के बाद दुनिया के पूरे साइंटिस्ट एक साथ बैठे और उन्होंने रिसर्च की। जो आइडियाज, थ्योरीज, लॉज जो पहले आ चुके थे उन पे दोबारा से उसको रिव्यू किया गया। जो सही थे उनको एक्सेप्ट कर लिया गया, जो सही नहीं थे उनको दोबारा से रिसर्च की तरफ भेजा गया, और जहां पे चेंज लाने थे उसके बाद एक न्यू शेप के साथ फिजिक्स को रिप्रेजेंट किया गया। उसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। और अब जो है, क्योंकि ज्यादातर दुनिया इस वक्त क्वांटम थ्योरी पे ही रिसर्च कर रही है, तो इसी मॉडर्न फिजिक्स का अब नाम क्या कहा जाता है, इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप आ जाएं कि फिजिक्स के एक और कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, फिजिक्स बेसिकली इज द साइंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। आपने सर क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज के वाले से क्या रिलेशन, तो अब हम पहले फिजिकल क्वांटिटीज को करें ताकि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सब्जेक्ट समझना। फिजिकल
क्वांटिटी। When we talk about the physical quantity है क्या? देखें, if I ask you what is the mass of this razor, आप कहते हैं 0.25 किलोग्राम, that's okay, that means mass can be measured. अगर मैं आपसे कहूं what is the temperature of this room, आप थर्मामीटर लेते हैं, आप कहते हैं सर 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड। अगर मैं आपसे कहूं इस बोर्ड की हाइट कितनी है, आप मीटर राट लेंगे, इजीली आप बता देंगे सर 1.5 मीटर, यू कैन मेजर दी हाइट। सो ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर कैपेबल टू मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच इज कैपेबल टू मेजर इज नोन एज physical quantity. A quantity which can be measured is called a physical क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट इसका और भी जनरल कॉन्सेप्ट आपको दे दूं। अल्लाह हैज गिवन यू द 5 सेंसेस। इफ द एनी सेंस perceive a quantity, that's also known as a physical quantity. How? Can you see me? That means I'm a physical quantity because you can see me. Vision, देखना क्या है? सेंस है, you can see me. अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं एयर, can you see the air? नहीं, एयर नजर नहीं आ रही. Can I touch you? Yes. Touching is a sense. That means air is also a physical quantity. बिल्कुल इसी तरह से. Can you hear my voice? Sound. Can you see it? No. Can I touch you? No. Then you can hear it. Hearing is also sense. That's why sound is also a physical quantity. So physical quantity की कुछ examples की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी मास, टाइम, टेम्परेचर, मास, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, एरिया, these all are the examples of physical quantities. ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फिजिकल, अभी आपने कहा फिजिकल क्वांटिटी, लेट्स सपोज उसको हम अगर Q से शो कर रहे हैं, दैट्स इक्वल टू, फिजिकल क्वांटिटी में एक चीज होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। देखिए, अभी हमने एग्जाम्पल्स में कहा था, कि 2 किलोग्राम, या मैं आपसे कहूं कि 6 मीटर, या मैं आपसे कहूं 20 डिग्री सेल्सियस, या मैं आपसे कहूं कि 30 मीटर पर सेकंड। तो आप देखिए, ये आपके सामने कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। 2 किलोग्राम क्या है? आप यूनिट से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है आपके पास? ये मास है। ये जो 2 है, ये मास की क्वांटिटिव वैल्यू बता रहा है, और किलोग्राम उसकी नेचर को बता रहा है। इसी तरह से 6 मीटर क्या है आपके पास? लेंथ है। 20 डिग्री सेल्सियस क्या है आपके पास? टेम्परेचर है। इसी तरह से 30 मीटर ये क्या है आपके पास? स्पीड है। तो ये जो आपके पास नंबर विद द यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए हमारे पास क्या होता है? नंबर अलॉन्ग विद अ सुटेबल यूनिट। तो नंबर विद अ सुटेबल यूनिट जो आता है, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। दैट मीन्स 2 किलोग्राम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास, 6 मीटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ, 20 degree Celsius is the magnitude of the temperature, and 30 meter per second is the magnitude of the speed. That means to represent a physical quantity, at least we need the one thing, that one is magnitude. And what's the magnitude? A number with a suitable unit is known as magnitude. तो आपको ये क्लियर हो गया है फिजिकल क्वांटिटीज के हाल से। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम शो करें फॉर्मूले के हाल से, दैट्स इक्वल टू NU in this relation, where
Q represents physical quantity, while N stands for numerical value, you may say quantitative nature, and U stands for units. Dear students, the product of the numerical value and the unit is always constant. आप कहेंगे सर ये कैसे? For example, you may say that means the n is inversely proportional to unit. इस एक्सप्रेशन को अगर हम क्लियर करें तो डियर स्टूडेंट्स, असल में लेट सपोज हमारे पास मास है, दैट वन इज 6 किलोग्राम. लेट सपोज वी आर हैविंग द मास m is equal to 6 किलोग्राम. So 6 is a numerical value and kilogram is a unit. They are inversely proportional. और अगर इसी मास को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं, you know that kilogram is a bigger unit and gram is a smaller. यानी जब क्या कर रहे हैं हम, यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं. पहले किलोग्राम बड़ा था, डिक्रीज कर रहे हैं. किलोग्राम को हम क्या कर रहे हैं, ग्राम में, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. तो एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज. तो ये हो जाएगा 6000 ग्राम. यू नो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000. सो ये क्या हो जाएगा, 6000 किलोग्राम. रिमेंबर वन में अगेन मास 6 किलोग्राम हमारे पास मिला हुआ था. हमने जब इसका यूनिट किलोग्राम से ग्राम क्या यानी छोटे यूनिट की तरफ आए तो इसकी मैग्नीट्यूड की, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो बढ़कर 6 से क्या हो गई, 6000. आपने देखा यूनिट को डिक्रीज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हुई. दैट मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो दैट वाज योर टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.